आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के एप्लीकेशन पे बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। सबसे पहले तो लाइव आकर मुझे एक बार ये बता दीजिए ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई इश्यू तो नहीं है ना किसी भी टाइप का? आइए एक बार 1 मिनट के अंदर लाइव आइए, कुछ बच्चे तो लाइव आए नहीं हैं अभी तक मुझे पता है 1-2 मिनट तो लगते हैं। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के एप्लीकेशन पे बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। सबसे पहले तो लाइव आकर मुझे एक बार ये बता दीजिए ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई इश्यू तो नहीं है ना किसी भी टाइप का? आइए एक बार 1 मिनट के अंदर लाइव आइए, कुछ बच्चे तो लाइव आए नहीं हैं अभी तक मुझे पता है 1-2 मिनट तो लगते हैं लॉगिन वॉगिन करने में। चलो फटाक से आओ फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मनीषा शर्मा आ चुकी हैं, अजय कुमार, सरोज, पंकज, राहुल, प्रद्युमन ओझा, प्रद्युमना ओझा, ओके, एस के इतना के। चलो भाई आप सबको सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है तो गणपति बाबा आपकी सारी विशेष आपकी पूरी करें अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूजा वूजा भी करी होंगी गणपति जी की। और महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खैर अपने वाले एरिया में तो थोड़ा गणपति का मतलब होता है लेकिन उस तरीके से नहीं होता जैसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए फिर अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग राजू कुमार, गुड इवनिंग गुलाम सारवर। उसके बाद है सविंद्र कुमार, ठीक है, अभय गुप्ता, रवि, दिवेंद्र जेप और सिकंदर, शैलेंद्र प्रताप, अनूप पाल, राहुल, आकांक्षा, अनुराग, कविता, राजू कुमार, मनीषा वर्मा, राजू, अजय कुमार, सरोज, देवेंद्र। चलो भाई गुड इवनिंग सभी का गुड इवनिंग। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सीकर से हैं आप, बहुत बढ़िया देवेंद्र, बहुत बढ़िया। युवराज जी, ओके, हैप्पी गणेश चतुर्थी अनूप जी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था। ऐसा कोई भाई बंधु है जिसको ये ना पता हो एंडोक्राइन सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैंने कहा था हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या सिक्रीट करती हैं, ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चीज सिक्रीट करती हैं, कुछ रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती हैं। और ऐसे किसी ऑर्गन को जो कोई केमिकल चीज बनाता है उसे हम ग्लैंड, उसे हम ग्रंथियों का नाम देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ग्लैंड्स 3 टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाएं, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट करें, जो हार्मोन बनाते हैं, उसको क्या, साउंड में प्रॉब्लम है क्या? कुछ साउंड में कुछ इश्यू है क्या? साउंड वैसे तो सही है निशान, साउंड तो यहाँ से सब बच्चों को तो नो नो कोई इशू नहीं है, आप अपना माइक चेक करो। तो मैंने कहा कि ऐसी ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाती हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और टोटल हमारे बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। मतलब 9 ऐसी ग्रंथियां हैं जो हमारे बॉडी के अंदर लगातार दिन रात हार्मोन्स बना रही हैं। और इन्हीं 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक साथ मिलाकर एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है तो आपको क्या बताना है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। और टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? तो आप बताएंगे बच्चा 9 होती हैं। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि 9 कैसे कैसे होती हैं। ब्रेन में एक होता है पहला पीनियल, दूसरा कौन सा होता है? पिट्यूटरी, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। फिर गले में होती हैं 2 थायराइड, पैराथायराइड। फिर चेस्ट में होती है थाइमस। फिर आपका एब्डोमिनल कैविटी जिसको उदर गुहा बोलते हैं वहां पे होता है पेनक्रियास। उसके नीचे की तरफ आओगे किडनी के दोनों ऊपर की तरफ कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड। और फिर होती है आपकी गोनेड्स जिनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, जिनको हम प्रजनन ग्रंथियां कहते हैं। ये सारे हम पढ़ चुके थे। अब मैंने कहा था कि कल की क्लास में मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ हॉर्मोन्स होते क्या हैं। सबसे पहले आप बहुत बार सुनते हो कि फलाना इंसान के हार्मोन इम्बैलेंस हो गए। सुनते हो ना, ये बात बहुत बार सुना होगा कि यार फलाना लड़की को पीसीओडी, आजकल बहुत बीमारियां चल रही हैं लड़कियों को, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हाइपोथायरोडियम, हाइपरथायरोडियम, ये अक्सर लड़कियों को ही होती हैं। क्योंकि एक बात आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, लड़कियों के हार्मोन इम्बैलेंस होना बहुत मामूली बात है। क्योंकि लड़कियों में ना बहुत ज्यादा हार्मोन बनते हैं, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं। और लड़कियों में जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते रहते हैं। इन हार्मोन
इन्हीं 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक साथ मिलाकर एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र के नाम से नो नो कोई इशू नहीं है, आप अपना माइक चेक करो। तो मैंने कहा कि ऐसी ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाती हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और टोटल हमारे बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। मतलब 9 ऐसी ग्रंथियां हैं जो हमारे बॉडी के अंदर लगातार दिन रात हार्मोन्स बना रही हैं। और इन्हीं 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक साथ मिलाकर एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो आपको क्या बताना है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। और टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? तो आप बताएंगे बच्चा 9 होती हैं। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि 9 कैसे कैसे होती हैं। ब्रेन में एक होता है पहला पीनियल, दूसरा कौन सा होता है? पिट्यूटरी, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। फिर गले में होती हैं 2 थायराइड, पैराथायराइड। फिर चेस्ट में होती है थाइमस। फिर आपका एब्डोमिनल कैविटी जिसको उदर गुहा बोलते हैं, वहां पे होता है पेनक्रियास। उसके नीचे की तरफ आओगे, किडनी के दोनों ऊपर की तरफ कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड। और फिर होती है आपकी गोनेड्स जिनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, जिनको हम प्रजनन ग्रंथियां कहते हैं। ये सारे हम पढ़ चुके थे। अब मैंने कहा था कि कल की क्लास में मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ हॉर्मोन्स होते क्या हैं। सबसे पहले आप बहुत बार सुनते हो कि फलाना इंसान के हार्मोन इम्बैलेंस हो गए। सुनते हो ना ये बात? बहुत बार सुना होगा कि यार फलाना लड़की को पीसीओडी, आजकल बहुत बीमारियां चल रही हैं लड़कियों को, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हाइपोथायरोडियम, हाइपरथायरोडियम, ये अक्सर लड़कियों को ही होती हैं। क्योंकि एक बात आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, लड़कियों के हार्मोन इम्बैलेंस होना बहुत मामूली बात है। क्योंकि लड़कियों में ना बहुत ज्यादा हार्मोन बनते हैं, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं। और लड़कियों में जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते रहते हैं। इन हार्मोन में बदलाव आता रहता है, जिसके कारण महिलाओं में आमतौर पे हार्मोन असंतुलित होते रहते हैं, इम्बैलेंस्ड होते रहते हैं, जो भी बहुत आम बीमारी है। और आजकल की तो खाना पानी ऐसा हो गया है, एनवायरमेंट के फैक्टर ऐसे हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों में अलग अलग टाइप की बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे पीसीओडी, जैसे पीसीओएस। ये सेपरेट चैप्टर में आपको आगे पढ़ाऊंगी, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये सब क्या होता है। राइट। तो जब बात करते हैं बच्चा हॉर्मोन्स होते क्या है, जब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज हार्मोन, क्या होता है हार्मोन, तो बच्चा हार्मोन को हमारे बॉडी में हम एक टर्म से नाम से इसको पुकारते हैं। हार्मोन्स को कहते हैं केमिकल मैसेंजर ऑफ आवर बॉडी। ये केमिकल मैसेंजर के नाम से जाने जाते हैं। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, रासायनिक संदेश वाहक। जैसे बच्चा संदेश वाहक का मतलब क्या हो गया? अगर आपको किसी इंसान को कोई मैसेज पहुंचाना है, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप चल गया, फेसबुक चल गया, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था? अगर कोई मैसेज मुझे गुजरात पहुंचाना है, कोई मुझे चिट्ठी लिखनी है, तो क्या करनी? चिट्ठी लिखती मैं, लिखकर क्या करती मैं? पोस्ट ऑफिस दे के आती, और पोस्ट ऑफिस से एक डाकिया था, वो गुजरात पहुंचा के आता चिट्ठी, तब जाकर वो मिलती। ठीक ऐसे ही मान लो मेरी बॉडी में यहाँ पर ब्रेन है और मेरे ब्रेन को मेरे लीवर के पास एक मैसेज भेजना है ना? किसी भी टाइप का मैसेज भेजना है, तो क्या ऐसा होता है क्या कि मेरा ब्रेन चल के आएगा लीवर के पास और बोलेगा अरे अरे ये चीज करनी है आपको? ऐसा नहीं होता ना। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास इन मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और उन्हीं को हम केमिकल मैसेंजर्स के नाम से जानते हैं, उन्हीं को हम हार्मोन शब्द के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज हार्मोन, तो कहना हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बहुत सारे अंगों के बीच में, बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो हार्मोन्स को हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर कहा गया है, क्योंकि ये एक ऑर्गन से मैसेज लेकर जाते हैं, दूसरे ऑर्गन के पास लेकर जाते हैं, फिर वापस उसका मैसेज वापस लेकर आते हैं। अब ये नहीं है कि एक ही हार्मोन सारे काम कर लेगा, नहीं, हर एक हार्मोन का एक काम डिसाइड है, वो वही काम करेगा। अगर ये काम किसी एक हार्मोन का है तो इसको सिर्फ यही हार्मोन कर सकता है, कोई और हार्मोन नहीं कर सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्मोन्स हमेशा कहाँ काम करते हैं? टारगेट पार्ट पर। हर एक हार्मोन का अलग अलग टारगेट पार्ट है। कोई हार्मोन है वो कैल्शियम बैलेंस करने का काम करता है हमारे बॉडी में, कोई हार्मोन है वो किसी और मिनरल को बैलेंस करने का काम करता है, कोई वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। तो कहने का मतलब इनका टारगेट सेट होता है।
जिस हार्मोन का जो काम है वो वही काम करता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है वो काम। और जब बात करते हैं बच्चा ये हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं, तो हार्मोन्स हमेशा बनते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। हमारी बॉडी के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, कितनी, टोटल 9, जो 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं, जिनका एक टारगेट पार्ट है और उसी टारगेट पार्ट पे वो जाकर अपना काम करते हैं। अब बात ये आती है ये हार्मोन्स कहाँ मिक्स रहते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। हार्मोन्स हमेशा अलग अलग ग्रंथि से बनेंगे और बनकर वो आकर मिक्स किस में हो जाते हैं, हमारे ब्लड में, हमारे खून में ही मिक्स्ड रहते हैं हार्मोन्स। आपने कभी टेस्ट करवाया है कि डॉक्टर ने बोला टीएसएच का टेस्ट करवा लेना, डॉक्टर ने बोला थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवा लेना, तो आप अपना किसका सैंपल निकाल के देते हो, अपना खून निकाल के देते हो। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स हमेशा किसके अंदर मिक्स रहते हैं, ब्लड के अंदर मिक्स रहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हार्मोन किसके अंदर घुले हुए होते हैं, किसके अंदर मिक्स हुए होते हैं, तो आपको कहना है ब्लड के अंदर ही मिक्स हुए होते हैं। और अगर आपको कभी भी हार्मोन फलाना हार्मोन का टेस्ट करवाना है तो आपको अपने ब्लड का सैंपल देके आना पड़ेगा, क्योंकि उसी ब्लड के अंदर क्या है, उसी ब्लड के अंदर आपका वो पर्टिकुलर हार्मोन डिसॉल्व हो रखा है, घुल रखा है। बात ये आती है कि मैम ये हार्मोन्स किसके बने हुए होते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हार्मोन्स, मैम आपने बता दिया ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, ये अपने टारगेट पार्ट पे काम करते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट होते हैं, इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती हैं और ये खून के अंदर ही मिक्स होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हार्मोन्स किसके बने हुए होते हैं, हार्मोन कौन सी चीजों से बनकर बने हुए हैं, तो बच्चा हार्मोन्स 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। यहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। आजकल क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होने लगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन का बना हुआ है। अब प्रोटीन का या लिख दो पेप्टोन्स का, पेप्टोन्स, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को पेप्टोन्स कहा जाता है। और प्रोटीन का सबसे छोटा हिस्सा अमीनो एसिड कहलाता है। आपने शायद पढ़ी होगी ये चीज कि अमीनो एसिड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटीन की। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। शायद आपने कभी पढ़ा हो, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए कि अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटा होगा अमीनो अम्ल, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा पेप्टोन, और सबसे बड़ा होगा वो प्रोटीन कहलाएगा। तो ऐसा कोई हार्मोन जो या तो प्रोटीन से बना हुआ है, या पेप्टोन से बना हुआ है, या अमीनो एसिड से बना हुआ है, उस हार्मोन को आप नाम देते हो क्या, पेप्टाइड हार्मोन। क्या? पेप्टाइड हार्मोन। तो पहले टाइप के हार्मोन्स का नाम क्या हो गया मैम, हमारे बॉडी में कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स, तो आप क्या कहोगे, ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन या अमीनो एसिड या पेप्टोन से बने हुए हैं उनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। इसका मतलब जब हम खाने में हम प्रोटीन खाते हैं, वो प्रोटीन हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अगर आप प्रोटीन अपने डाइट में कम करोगे, अपने भोजन में आप प्रोटीन के सप्लीमेंट्स नहीं लोगे, तो आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? नेक्स्ट, दूसरे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो फैट से बने हुए होते हैं, जो वसा से बने हुए होते हैं। फैट, या मैं ऑब्लिक लगा के लिपिड्स लिख दूं, बात बराबर है। देखो पढ़े लिखे लोग, थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग लिपिड्स बोलते हैं, आम भाषा में हम फैट बोलते हैं, बात बराबर है। तो दूसरे टाइप के हम बोलेंगे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फैट या लिपिड से बने हुए हैं। और बच्चों, जो फैट और लिपिड से बना हुआ होता है उसे स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। शायद आपने एक शब्द सुना होगा कि जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिनकी वजह से उनको आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको ऐसा क्यों होता है। गुलाम बेटा क्या हो गया है, क्या बताना है? समझ में आई मेरी बात? मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत सिंपल सी बात बोली है कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक पर्टिकुलर अपने टारगेट पार्ट पे काम करते हैं, जिनको अलग अलग ग्रंथियां बना के खून में मिला देती हैं। अब खून आप जानते हैं 24 घंटे 7 दिन यहां से लेकर नीचे टखने वाले पार्ट तक, एडी वाले पार्ट तक आपका खून घूम रहा है। अब खून घूमेगा, उसके साथ हार्मोन जाएगा और जिस हार्मोन का जो टारगेट पार्ट है वहां पर जाकर अपना काम करेगा।
अब ऐसा हार्मोन जो या तो प्रोटीन से बना हुआ है, या पेप्टोन से बना हुआ है, या अमीनो एसिड से बना हुआ है, उसे पेप्टाइड हार्मोन कहेंगे। और जो हार्मोन फैट से बना हुआ है या लिपिड से बना हुआ है, उसे स्टेरॉइड हार्मोन कहेंगे। तो बेसिकली हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब इनके एग्जाम्पल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बच्चा। अक्सर एग्जाम में आता है इंसुलिन किस नेचर का होता है। अब किस नेचर का मतलब क्या है? इंसुलिन कौन कैसा हार्मोन है, इनका एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहला एग्जाम्पल, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है। इंसुलिन किस नेचर का है? इंसुलिन का नेचर कैसा है बताओ जरा। इंसुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, तो इंसुलिन का नेचर कैसा हो गया? प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। दूसरा इसका एग्जांपल लिखो, एडीएच हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म अभी लिख लो, आगे सब पढ़ाएंगे, एक एक करके सब आएंगे। ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चा चिल्लाएगा हम हिंदी में लिखो। बच्चा हार्मोन्स के नाम इंग्लिश में और हिंदी में सेम होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा लिखोगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये सब पढ़ाऊंगी आगे, एक एक करके सब आएगा बच्चा, कहां से बनते हैं, क्या काम करते हैं, सब पढ़ाने हैं आपको। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट लिखो आप इसके बाद मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन। फिलहाल इस तरफ नाम लिखने हैं, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे इनके फंक्शंस। अगले लिखेगा मेलेटोनिन हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए एपिनेफ्रीन हार्मोन। एपिनेफ्रीन हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन्स हैं, ये किस नेचर के हैं जरा कमेंट करके बताइए। ये सारे पेप्टाइड नेचर के हैं, ये सारे प्रोटीन नेचर के हैं। एक हार्मोन और लिखो इसका एग्जांपल में, ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम जीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं। जीएच हार्मोन, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, जो आपको हाइट देते हैं, वृद्धि करवाने वाले हार्मोन। तो एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे? एग्जाम में आपसे पूछेगा कि एडीएच का नेचर क्या है, इंसुलिन का नेचर क्या है, ग्लूकागॉन, एक हार्मोन और लिखो, ग्लूकागॉन हार्मोन। सेम नाम हिंदी में है, ग्लूकागॉन हार्मोन। ये सब किस नेचर के हार्मोन हैं? ये सारे के सारे प्रोटीन नेचर के हार्मोन हैं। क्यों? क्योंकि मैम ये किसके बने हुए हैं? ये सारे प्रोटीन से बने हुए हार्मोन होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? चलो अब चलते हैं फैट से बने हुए हार्मोन के एग्जांपल लिखो। सबसे पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो लड़कों में ज्यादा बनता है, इसी को हम मेल हार्मोन कहते हैं, इसी को नर हार्मोन के नाम से जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन लिखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा हार्मोन लिखिएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो महिलाओं में ज्यादा बनते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन किस नेचर का है बताओ जरा। मैम स्टेरॉइड हार्मोन है, ये फैट के नेचर का है, फैट से बना हुआ है। तीसरा एग्जांपल लिख, ऐसे है इसके एग्जांपल ना, ऐसे लिखना, ठीक है, इधर वाले फैट हार्मोन है। तीसरा एग्जांपल लिखिए इसका कॉर्टिसोल हार्मोन्स। तीसरा एग्जांपल लिखो कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल सेम नाम हिंदी में है। बीपीएससी वाले बच्चों कान खोलकर सुन लेना, अगर कोई बच्चा बीपीएससी का एग्जाम देगा तो उसे पक्का यहाँ से क्वेश्चन आता है पीसीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट लिखो एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन सेम नाम हिंदी में है, एल्डोस्टेरॉन। इसके अलावा एक हार्मोन और आप लिख सकते हैं जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं, या कोर्टिसोल लिख लो एक साथ। अच्छा कोर्टिसोल तो लिख लिया ना, हाँ कोर्टिसोल एक साथ मिलाकर आप लिख सकते हो। प्रोजेस्टेरोन नहीं लिखा ना, हाँ प्रोजेस्टेरोन और लिखो। तो ये सारे किससे बने हुए हार्मोन्स हैं? ये सारे मैम फैट से बने हुए हार्मोन हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। शायद आपको समझ में आ गया है कि हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो दो ही चीजों से मिलकर बने हुए हो सकते हैं, या तो इधर वाले प्रोटीन वाले, या इधर वाले फैट या स्टेरॉइड से बने हुए हार्मोन। पॉइंट क्लियर है? अब बात ये आती है कि मैम सबसे पहले वो महान साइंटिस्ट, ये सब पढ़ाऊंगी मैं एक एक करके, यही तो पढ़ना है आगे। अभी 4 से 5 क्लास है इस चैप्टर की, उनमें यही सब तो पढ़ने हैं, सारे आएंगे, ये सब रिपीट होंगे ये। अभी तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहले हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी, हार्मोन की खोज किसने की? वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने 1902 में सबसे पहले एक हार्मोन की डिस्कवरी की थी। वो कौन सा हार्मोन था? वो हार्मोन था सेक्रेटिन हार्मोन। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहला खोजा हुआ हार्मोन कौन सा था, आप कहेंगे दैट इज सेक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? 1902 से 1903 का समय था। 1902 खत्म हो रहा था, 3 शुरू हो रहा था। उस समय
पहला हार्मोन था सेक्रेटिन हार्मोन, जिसको दो साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर खोजा था, एच स्टर्लिंग, स्टर्लिंग, और साथ में थे बैलिस, दूसरे थे बैलिस। तो बच्चा अगर आपसे पूछ लिया ना कि हार्मोन सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था, तो बैलिस और स्टर्लिंग, स्टर्लिंग आता है ऑप्शन में, सिर्फ स्टर्लिंग रहता है। स्टर्लिंग ने सबसे पहला एसिस स्टर्लिंग एसिस सेक्रेटिन पहला हार्मोन खोजा, और इन्हीं स्टर्लिंग ने फिर 1905 में हार्मोन शब्द भी दिया था। हार्मोन जो टर्म है ना, ये जो शब्द है हार्मोन, ये इनके द्वारा ही रखा गया था, इनके द्वारा ही रखा गया था। पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सेक्रेटिन हार्मोन। किसने खोजा? स्टर्लिंग ने। नाम किसने रखा? स्टर्लिंग ने। कब? 1902 से 1903 की बात है। जब जब ऑप्शन में आता है तो 1902 ही आपको सही करना है, ठीक है बच्चा। 1905 में नाम रखा गया था। पॉइंट क्लियर है? आगे चलूं। ये बात होगी कि हार्मोन होते क्या हैं, मैम कितने टाइप के होते हैं, कौन सा हार्मोन किस नेचर का होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हार्मोन बनाने वाले टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है? देयर आर 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ हमारी बात करनी है, हमें गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर किसी के बारे में बात नहीं करनी है ना। हमें सिर्फ हमारे बारे में बात करनी है। और हमारे बॉडी में टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? देयर आर 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो लगातार दिन रात आपके बॉडी में हार्मोन्स बना रहे हैं। अब हर एक ग्रंथि एक अलग हार्मोन बनाती है, हर एक ग्लैंड से एक पर्टिकुलर हार्मोन बनता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्लैंड सारे हार्मोन बना देगी, और ऐसा नहीं है कि एक ही हार्मोन सारे काम कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, हर एक हार्मोन का एक टारगेट पार्ट है, वो सिर्फ अपने एरिया में काम करता है, अपने ही टारगेट पार्ट पे काम करता है। इसके अलावा वो किसी और दूसरे हार्मोन के काम को छेड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन कह दे कि अरे तुम्हारा काम मैं कर दूं, ऐसा नहीं होता है ना। हर एक हार्मोन का अपना अलग काम होता है। चलो, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, एक नंबर पे लिखिएगा, एक एक करके सारी पढ़नी है, कहीं से भी पढ़ लो, कोई सीक्वेंस से पढ़ोगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक नंबर पे लिख दो थायराइड ग्लैंड। बहुत सुना होगा आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में। क्या क्या सुना है आपने आज तक? हिंदी में थायराइड ही, या इसे हिंदी में अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नंबर 1 लगा लीजिए। जब 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ लोगे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाए। हर क्लास में 3-3 या से, ये थोड़ी बड़ी है तो आज एक ही पढ़ी जाएगी। पहले मैं बड़ी बड़ी करवा रही हूँ, फिर छोटी छोटी करेंगे, ठीक है। क्या क्या सुना है आपने आज तक? आपने क्या क्या सुना है थायराइड ग्लैंड के बारे में? शायद आपने सुना होगा कि हमारे आपके घर में मम्मी हैं या आपकी सिस्टर हैं, तो आपने कभी ना कभी सुना होगा मेरी सिस्टर को थायराइड हो गया है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी सुना होगा आपने ना, थायराइड हो गया है। या सुना होगा कि थायराइड हार्मोन्स जब कम हो जाते हैं तो गोइटर घेंगा रोग हो जाता है। कुछ ना कुछ तो बात सुनी होगी आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में, पक्का डेफिनेटली। आप क्या क्या सुनी है वो सुन लीजिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। 9 एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनमें से सबसे बड़ी थायराइड होती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है अगर आपसे पूछ ले? इन 9 में सबसे बड़ी कौन सी है? छोटी भूल जाओ, छोटी अभी नहीं, छोटी बात की बात करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? आप कहेंगे थायराइड। तो लिखिए, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। चलो मैम, समझ में आ गया, 9 में सबसे बड़ी यही होती है, ठीक है। अब मैम ये कहाँ होती है? बच्चा ये होती है आपके गले में। ये गला है ना आपका, थ्रोट में, थ्रोट, या कभी कभी लिखा हुआ होता है नेक, गर्दन में होती है, ठीक है। अगर नेक आया, गर्दन में आया तो सही कर देना। अगर थ्रोट लिखा हुआ आया, गले में आ गया तो सही कर देना, ठीक है। कैसे होता है? देखो, गले में होता है आपका विंड पाइप, जहां से आपकी सांस जाती है। इस विंड पाइप के पीछे की तरफ, विंड पाइप को कहते हैं हम, डाउट क्लास जल्दी ले लेंगे, आपके डाउट नोट करते जाइए, आप डाउट क्लास ले लेंगे, ठीक है। जो आपकी श्वास नली होती है ना, उस श्वास नली के पीछे की तरफ कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है दिखने में, कुछ ऐसी होती। अब ये किसके जैसा लग रहा है? एच आकार का लिख रहे हैं ना, एच कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं ना, एच आकार का लग रहा है।
तो इसी ग्रंथि का आकार होता है एच शेप। तो अगर आपसे पूछ लिया किस ग्रंथि का आकार एच आकार का होता है, तो आप कहेंगे थायराइड ग्लैंड का। या पूछे कहाँ होती है, विंड पाइप श्वास नली के पीछे की तरफ, कहाँ, गर्दन में, या हम लिख सकते हैं थ्रोट, गले में लिख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन कैसे भी दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा, ऐसे दिखने में ये एच आकार की होगी, और जब आप इसको प्रॉपर देखोगे ना, इसको अगर बाहर निकाल के कभी देखोगे तो कुछ ऐसी सी ना बटरफ्लाई जैसी लगती है। तितली देखी होगी ना आपने, कुछ तितली जैसी ऐसी लगती है। तो अगर कभी आपसे ये पूछ रहे ना कि किस ग्रंथि का आकार बटरफ्लाई जैसा होता है, तितली की आकार की ग्रंथि कौन सी है, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। तितली के आकार की या एच शेप ग्लैंड, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं बच्चा, मैम इसका वेट कितना होता है, इसका वजन कितना होता है। अब मैंने बोला सबसे बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं 4 किलो 5 किलो की हो जाएगी, नहीं भैया, जो ग्लैंड्स होती है ना 10 ग्राम की 20 ग्राम की ऐसे होती हैं, और इनमें सबसे ज्यादा ग्राम ये लेके बैठी है 300 से 400 ग्राम की होती है। कितने ग्राम की होती है, अप्रोक्स 300 से 400 ग्राम की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कुछ ऐसी ग्रंथियां भी होती है जो सिर्फ 2 ग्राम की होती है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, ओपिनियल ग्लैंड सिर्फ 1.5-2 ग्राम की होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो ग्लैंड है ये क्या करती है। अब मैंने कहा ग्लैंड है तो क्या बनाएगी, आप जानते हैं ग्लैंड है तो एक ही चीज करेगी, हार्मोन बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। अब इस ग्रंथि के अंदर क्या होता है, जब आप इसकी एनाटॉमी करोगे, एनाटॉमी का मतलब होता है कट करके आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ोगे, तो इस तरीके से बाइलोब्ड, 2 लोब, 2 अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई आपको एक ग्रंथि दिखेगी, और इसमें इस तरीके से सेल्स होती हैं। भाई ग्लैंड ग्रंथि है तो ऑर्गन ही ना, है तो अंग ही ना, और ऑर्गन्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आप बताओ। हाँ जी, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है सेल। तो ये इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स का नाम होता है थायराइड फॉलिकल सेल्स। क्या नाम होता है, थायराइड फॉलिकल सेल्स। हिंदी में सेम नाम है, थायराइड फॉलिकल कोशिकाएं। ये किससे बनी हुई है, ये कोशिकाओं से बनी हुई है, और ये कोशिकाओं को नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया है, थायराइड फॉलिकल सेल्स। और ये थायराइड फॉलिकल सेल्स हैं, ये क्या बना रही हैं, 24 घंटे आपके बॉडी में हार्मोन सिक्रीट कर रही है। क्या सिक्रीट कर रही हैं, हार्मोन बना रही हैं। अब बात आ गई कि मैम इनसे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इनसे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड फॉलिकल सेल्स हैं, जो थायराइड फॉलिकल कोशिकाएं हैं, वो 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। इधर लिखेंगे थायराइड हार्मोन्स। पहले कौन से हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स। भाई बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि तो बनाएगी, सीधी सी बात है। तो 1 नंबर पे लिख दीजिए थायराइड हार्मोन। और 98% में थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स बनाती है, और सिर्फ 2% में एक और हार्मोन बनता है यहां से, जिसका नाम होता है कैल्सीटोनिन। सिर्फ 2% में कौन सा हार्मोन होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा थायराइड हार्मोन कौन बनाता है, बहुत सिंपल सा आंसर है थायराइड ग्लैंड। कितने परसेंट में, 98% में। ठीक है, फिर पूछेगा कैल्सीटोनिन कौन बनाता है, आप कहोगे थायराइड ग्लैंड। कितना परसेंट, 2% में बनता है। अब जरा सुनो, ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है T3 हार्मोन, एक होता है T4। मैं डिटेल में लेके चल रही हूँ आपको। अगर कभी आपका थायराइड इम्बैलेंस हुआ है तो डॉक्टर स्पेशली लिख के देता है T3 का टेस्ट करवा लो, या कभी कभी दोनों लिख के देता है, T3 T4 का करवाओ, कभी कभी T4 देता है। लड़कियां अच्छे से जानती हैं ये चीजें, ये लड़कियों में बहुत नॉर्मल सी बीमारी है, प्रेगनेंसी के समय ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के समय या आफ्टर डिलीवरी ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते रहते हैं। तो 2 टाइप के थायराइड हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, T3 एंड T4। अब बच्चा ये T3 और T4 हार्मोन्स है ना, इनको बनने के लिए 2 चीजें चाहिए, सुन लो। इन हार्मोन्स को बनने के लिए 2 चीजें चाहिए, क्या क्या, एक तो चाहिए आयोडीन, आयोडीन। और ये आयोडीन कहाँ से मिलता है, नमक से। नमक कम ही खाएं लेकिन आयोडीन भरपूर खाएं।
आजकल तो हर एक नमक में आयोडीन आ रहा है ना। लेकिन पहले जब हम छोटे बच्चे थे, दूरदर्शन पे एक ऐड आता था, नमक कम ही खाएं लेकिन आयोडीन भरपूर नमक खाएं। तो आयोडीन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? एक अमीनो एसिड चाहिए जिसका नाम होता है टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है। टायरोसिन क्या है? मैंने इसके आगे लिख दिया ए का मतलब क्या है? अमीनो एसिड। ये दो चीज, ये अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनता है। ये आयोडीन आप नमक खाते हो उससे मिलता है। और जैसे ही ये आयोडीन और आपका टायरोसिन मिलते हैं, इनके मिलने से थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। थायराइड हार्मोन्स कितने टाइप के? दो टाइप के, T3 एंड T4। अब T3 का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई आयोडो टायरोसिन। या तो बोलो इसे ट्राई आयोडो टायरोसिन, हिंदी में सेम नाम है, ट्राई आयोडो। जब तीन आयोडीन एक टायरोसिन के साथ जुड़ते हैं, आयोडो टायरोसिन, तीन आयोडीन एक टायरोसिन के साथ जुड़े तो T3 बना। या इसी का दूसरा नाम होता है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। बच्चा नाम सेम है, ठीक है, थायरोक्सिन भी लिख दिया जाता है कभी कभी, इसको नाम सेम है, इनके फंक्शन सेम है। T3 का मतलब है तीन आयोडीन जुड़े किसके साथ? तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल एक टायरोसिन के साथ जुड़े तो T3 बन गया। ठीक ऐसे ही बच्चा T4 को कहा जाता है टेट्रा आयोडो। केमिस्ट्री में तीन को ट्राई कहा जाता है, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, ऐसे कहा जाता है। तो टेट्रा आयोडो टायरोसिन, टायरोसिन। जब तीन आयोडीन एक टायरोसिन के साथ जुड़े तो ट्राई आयोडायरोसिन। जब चार आयोडीन एक टायरोसिन के साथ जुड़े तो टेट्रा आयोडीसिन, आयोडोसिन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है टेट्राथायरोक्सिन। इसी का दूसरा नाम होता है टेट्राथायरोक्सिन। अब मैम कंफ्यूज हो रहे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए। देखो एग्जाम में कैसे कैसे आ सकता है। थायराइड हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? T3 कौन सिक्रीट करता है? T4 कौन बनाता है? T3 का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई आयोडोटायरोसिन या ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। T4 का फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा आयोडोटायरोसिन, टेट्राथायरोक्सिन। ठीक है, आपसे पूछे थायराइड हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स, टायरोसिन हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, आपसे पूछे T3 और T4 बनने के लिए कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज तत्व चाहिए? आयोडीन चाहिए। ये आयोडीन कहाँ से मिलता है? नमक से। कौन सा अमीनो एसिड चाहिए? आपका बोर्ड पे आंसर है टायरोसिन चाहिए। अब बच्चा ये 98% में है। ये T3 और T4 कितने परसेंट में बना रही है थायराइड? 98% में बना रही है। इन हार्मोन्स का अलग काम है, मैंने कहा था ना एक हार्मोन एक ही काम करेगा। एक काम का मतलब इसका एक टारगेट पार्ट है, उसी पे काम करेगा। और ये जो कैल्सिटोनिन है ना 2% में बन रहा है, इसका अलग काम होता है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे इनका फंक्शन, फिर हम कैल्सिटोनिन का फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले लिख दो फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, या लिख दो फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, या लिख दो फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, लिखो जरा फंक्शंस किसके, किसके फंक्शन पढ़ने हैं? T3 एंड T4 के। या मैं ये लिख दूं T3 एंड T4 की जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन क्या है। किसके काम पढ़ रहे हैं हम? थायराइड हार्मोन क्या क्या काम करते हैं आपके बॉडी में, तो जरा सुन लीजिए। बहुत काम करते हैं भैया, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। पता है ये जो 98% में थायराइड हार्मोन्स निकल रहे हैं ना T3 और T4, बहुत बड़े बड़े काम, जिसमें से सबसे बड़ा काम, और एनडीए सीडीएस के एग्जाम में लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, ये लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। पहला काम इनका होता है, लिखिएगा, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट ये हमारे शरीर में किसको रेगुलेट करते हैं? चयापचय की दर को संतुलित करके रखते हैं। चयापचय दर को संतुलन करना, को संतुलित रखना। अब इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है? अरे बहुत बार डॉक्टर बोलता है आपका तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा रखा है, अरे आपका तो मेटाबॉलिक सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है, अरे आपका तो मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ाया हुआ है।
व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म? चयापचय का शब्द का मीनिंग क्या है, सुन लो। एक दिन में हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म शब्द कहते हैं। उनको चयापचय शब्द से हम पुकारते हैं। ने क्या कहा? एक दिन में आपके शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर मेटाबॉलिक रेट कम होगी तो उसको बढ़ा देंगे, अगर बढ़ी हुई है तो उसको कम कर देंगे। तो एग्जाम में जब जब क्वेश्चन आए कौन से हॉर्मोन्स हैं जो चयापचय की दर को संतुलित करके रखते हैं, थायराइड हॉर्मोन्स, T3 T4 हॉर्मोन्स, ट्राईआयोडोटायरोसिन टेट्राआयोडोटायरोसिन, जो भी आपको आंसर मिले टिक करके आ जाना। या पूछेगा कौन से हॉर्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, बढ़ा देते हैं। भाई जब जब आपके बॉडी के अंदर कहीं पर भी मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो वो उसको इंक्रीज कर देने का काम कर देते हैं। तो पहला काम इनका हो गया, जो सबसे बड़ा काम है वो यही है, ये मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने का काम करते हैं, या चयापचय की दर को संतुलित रखने का काम करते हैं। और अगर मैं कहूं कि आपके थायराइड हार्मोन्स इंबैलेंस हो गए तो मैम हमारी मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ा जाएगी, इसका मतलब हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस इंबैलेंस हो जाएंगे और हमको दुनिया जहान की बीमारियां हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। जब जब हॉर्मोन्स, देखो एक शब्द बोलते हैं हॉर्मोन्स के लिए, हॉर्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। हॉर्मोन्स ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए। कम में भी बीमारी होगी और ज्यादा में भी बीमारी होगी। इसलिए तो हम कहते हैं हॉर्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा, दोनों खतरनाक है। ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करते हैं या मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने का काम, संतुलित करने का काम करते हैं। पहला काम इनका हो गया। दूसरा, ये काम करते हैं वाटर बैलेंसिंग का। किसको बैलेंसिंग का? वाटर बैलेंसिंग का। पानी की मात्रा पर संतुलन रखना, पानी की मात्रा पर संतुलन करना, इनका ये भी काम होता है बच्चा। दूसरा काम क्या होता है इनका? पानी की मात्रा को, वाटर बैलेंसिंग का काम करना। अगर वाटर बैलेंसिंग नहीं होगा, अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा आपको। अब वो क्या हो जाएगा? वाटर बैलेंसिंग जैसे ही आपकी गड़बड़ाई, आपके बॉडी में आपके सेल्स टिश्यू के पास पानी की कमी हो जाएगी। तीसरा जो काम होता है इनका, वो लिखो बच्चा, ये हमारी बीएमआर रेट को रेगुलेट करते हैं। इट रेगुलेट्स बीएमआर, बीएमआर को बैलेंस करने का काम करते हैं या रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब ये शब्द आपके लिए नया होगा कि मैम ये बीएमआर क्या होता है, बीएमआर पर संतुलन बना के रखते हैं। अच्छा बच्चों सुनो, एक होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये मैं आगे बताऊंगी, आपके वेट और हाइट से निकलता है बीएमआई। बीएमआई अलग होता है, बीएमआर अलग होता है। ठीक है, बीएमआर क्या होता है? पहले बीएमआर का फुल फॉर्म सुनो, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। हिंदी में लिखा जाता है आधार उपापचयी दर। हिंदी में क्या लिखा जाता है? आधार उपापचयी दर, बीएमआर। देखो बच्चा, बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, वो आपके वजन और आपकी हाइट से निकलता है। मैं आपको एक चैप्टर आता है लिपिड्स वाला, तब आपको निकालना भी सिखाऊंगी इसको। ठीक है, आप हर कोई इंसान निकाल सकता है अपना बीएमआई। ठीक है, और एक होता है बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर। अब हमें ये पढ़ना है ये बीएमआर क्या होता है। चलिए एक लाइन समझाऊंगी, एक लाइन, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, आप खुद बता दोगे मैम बीएमआर का मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपना ऊर्जा खर्च कर रही हूँ, अपना एनर्जी खर्च कर रही हूँ, अपनी एटीपी खर्च कर रही हूँ। इतनी बात तो सब जानते हैं ना, ये बात कि आप जब भी कोई काम करते हैं, आप कहीं पर भी मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी खर्च। और एनर्जी हमारे बॉडी में कैसे बनती है? आप जानते हैं, जब ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन। तब हमारे बॉडी में सेल्स के पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस बहुत सारा एनर्जी यहाँ से निकलता है, ऊर्जा निकलता है। और ये जो ऊर्जा है इसको नाम देते हैं हम एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ये बात है ना, यही बात तो मैंने पढ़ाई होगी
कि हमारी सेल्स के पास एनर्जी कैसे बनती है जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है। ये केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? हमारी सेल में होती है। सेल में कहाँ होती है? एक शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया। स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, एनर्जी हाउस है, क्योंकि इसके पास एनर्जी बनती भी है और बन के यहाँ पर स्टोर भी होती है, ये बात आप जानते हैं। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, हमारी सेल किस रेट से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं और कितने ऑक्सीजन से कितना ग्लूकोज तोड़ रहे हैं और उसके टूटने से कितना एनर्जी बन रहा है और कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है और कितना ग्लूकोज अभी भी है हमारी सेल्स के पास, इस रेट को बीएमआर रेट कहा जाता है। क्या समझे? नहीं समझे? सुनो, हमारी कोशिकाएं किस दर से ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं, फिर उस ऑक्सीजन से कितना ग्लूकोज तोड़ती हैं, कितना एनर्जी बनाती हैं और कितना एनर्जी खर्च करती हैं और कितना एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रखती हैं, इस सारे सिस्टम को कहते हैं बीएमआर। इसे कहते हैं आधार उपापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक। अब तो शायद आपको समझ क्या कि हमारी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को किस रेट से कंज्यूम करती हैं और उस ऑक्सीजन से कितना ग्लूकोज तोड़ती हैं और कितना वहां पर एनर्जी बनता है और कितना एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, इसको कहा जाता है बीएमआर रेट। इसको कहा जाता है बीएमआर रेट। अगर आपकी सेल्स ने ऑक्सीजन ज्यादा ले लिया तो ज्यादा ग्लूकोज टूट गया और एक समय के बाद ग्लूकोज की कमी हो जाएगी आपकी सेल्स के पास और आपके बॉडी में फिर एनर्जी की कमी, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तब डॉक्टर कहेगा अरे आपको तो बीएमआर गड़बड़ाया हुआ है ना। और अगर ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा ग्लूकोज छूटेगा तो ज्यादा भी तो हीट निकलेगी। एनर्जी क्या है? हीट ज्यादा निकलेगी यहाँ से और आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, आपको बुखार हो जाएगा। समझ? आप तो समझ में आ गया होगा ना, तो कोई डाउट तो नहीं है। तो इसको कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक, आधार उपापचय दर। रेट से ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और कितना एनर्जी बनता है और कितना एनर्जी स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इस पूरे सिस्टम को बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। और अगर ज्यादा रेट से आ गया ऑक्सीजन और ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ दिया, ज्यादा एनर्जी बन जाएगी यहाँ और एक समय के बाद ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, फिर आपको चक्कर आते घूमेंगे। यही तो होता है जब आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कभी कभार अरे यार कल से मैं जिम स्टार्ट करूंगा और भागते एक दिन पहले दिन 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हो और पता लगता है बेहोश हो जाते हो। रनिंग करूंगा आज तो मैं 2 किलोमीटर, पता लगता है बेहोश हो जाता है ना। धीरे 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 कोई भी चीज की शुरुआत ऐसे करो, है ना। इसी तरीके से आपका बीएमआर गड़बड़ा जाता है। अब बीएमआई क्या होता है? दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। वो कब निकालते हैं? वो निकालते हैं आपका अचानक से आपका मोटापा आ गया, ओबेसिटी स्टेज में चल रहे हैं, मेरा हाइट के हिसाब से मेरा वजन सही है कि नहीं, मैं अंडरवेट हूँ या मैं ओवरवेट हूँ या ओबेसिटी में हूँ, मोटापा वाले स्टेज में, तब हम बीएमआई निकालते हैं। ये तब निकलता है जब आपके बॉडी में, बहुत बार आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, अरे यार ये फलाना इंसान बहुत खाना खाता है लेकिन इतना पतला है और फिर भी इसके पास एनर्जी की बहुत कमी है, और ये इतना मोटा है फिर भी इसमें एनर्जी बिल्कुल नहीं है। अक्सर आप दुनिया में देखते होंगे ऐसी चीजें आप, है ना। वो सब बीएमआर का खेल होता है। तो बच्चा इसका तीसरा काम हो गया बीएमआर को रेगुलेट करना, वाटर बैलेंसिंग का एंड मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने का काम करते हैं ये हार्मोन। और फोर्थ और लिख लो, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। टेम्परेचर को रेगुलेट करना, अच्छा बॉडी टेम्परेचर को, टेम्परेचर नहीं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। बिल्कुल बच्चा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। मैंने समझाया ना, एग्जांपल दिया ना कि अगर ज्यादा ऑक्सीजन ने ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ दिया तो ज्यादा एनर्जी ज्यादा हीट निकलेगी और इसी हीट से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बढ़ने से आपको बुखार आ जाएगा। फिर वापस इस बीएमआर को रेगुलेट करेगा कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन, और आपकी बुखार ठीक हो, आपके बॉडी का टेम्परेचर वापस वही हो जाएगा जितना होना चाहिए। तो ये हमारे शरीर के तापमान को भी रेगुलेट करने का काम, शरीर के तापमान को संतुलित बना के रखने का भी काम करता है। ठीक है, ये चार में से कोई ना कोई तो ऑप्शन मिलेगा। जब जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि थायराइड हार्मोन का काम क्या है, तब तब ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा या मिलेगा या ये मिलेगा। अब वो कौन सा ऑप्शन मिलता है? सारे ही मिल गए तो भाई ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा, है ना।
पॉइंट क्लियर हो गया? ये T3 और T4 करते हैं काम। और बच्चों जब T3 और T4 ज्यादा हो जाते हैं, सुन लो, इसको नोट डाल के लिखिएगा, ठीक है, इसको नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपके हार्मोन हार्मोन में ऐसे लिख दो, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, बात तो बराबर है ना? T3 लिखूं या T4 लिखूं? ठीक है, थायराइड हार्मोन जब ज्यादा हो जाते हैं, मैंने इंक्रीज का सिंबल लगा दिया, बढ़ जाते हैं, तो आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, आपकी दिल की धड़कनें, दिल बहुत तेज तेज धड़कना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट धक 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 धक, बहुत ज्यादा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। और जब आपके थायराइड हार्मोन ज्यादा होते हैं, आपका बीपी भी बढ़ जाता है, बीपी भी इंक्रीज हो जाता है। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि बीपी को रेगुलेट करने वाला हार्मोन, हार्ट बीट को रेगुलेट करने वाले हार्मोन थायराइड हार्मोन्स। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गए ना, तो आपका हार्ट बीट, आपका जो दिल के अंदर धड़कने हैं ना, वो तेज तेज धड़केगा दिल। और अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गए तो आपका बीपी भी हाई हो सकता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा अरे आपके तो थायराइड हार्मोन से इम्बैलेंस हो रखे हैं, फिर कुछ दवाइयां देगा और दवाइयों से आपके हार्मोन्स को वापस कंट्रोल में लाएगा, वापस बैलेंस्ड रखेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया किस हार्मोन के बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन्स। किस हार्मोन के बढ़ने से हार्ट बीट बढ़ जाती है, थायराइड हार्मोन्स। इसीलिए तो जब आप रनिंग करते हैं तो दिल तेज तेज धड़कता है और आपका ब्लड प्रेशर भी फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप रनिंग कर रहे हैं उस समय देखो आपका बीएमआर जो है ना वो हाई होता है और ज्यादा ऑक्सीजन आ जाता है, और ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा यहाँ पर एनर्जी बन जाती है, और एक टाइम के बाद यहाँ पे ग्लूकोज की कमी। और जब बीएमआर बढ़ा इसका मतलब थायराइड हार्मोन्स बढ़ गए, इसका मतलब ग्लूकोज की कमी हो रही है, आप बेहोशी की तरफ जा रहे हैं, सबकॉन्शियस स्टेज पे जा रहा है आपका ब्रेन, बेहोश होने जा, सॉरी सबकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस स्टेज पे जा रहे हैं, और हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा है और बीपी बहुत तेज, है ना? समझ में आ गई? थैंक यू कविता, थैंक यू बच्चा, थैंक यू मोहन दत्त शर्मा। पॉइंट क्लियर हो गया? थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, T3 और T4 जो 98% में बनते हैं उनका ये काम होते हैं आपके बॉडी में। अब बात ये आती है कि अगर ये हार्मोन्स कम ज्यादा हो गए तो मैम बीमारी तो होंगी, बिल्कुल होंगी भैया। थायराइड हार्मोन्स, मैंने थायराइड हार्मोन्स नहीं, कोई भी हार्मोन जब जब कम होगा ज्यादा होगा बीमारी आएगी आपके बॉडी में। अगर बीमारियों से बचना है तो हार्मोन्स को बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मैम अगर थायराइड हार्मोन्स कम ज्यादा हो गए तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी? चलो लिख लो फिर। देखो, अगर थायराइड हार्मोन्स का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, देखो बच्चा हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो शब्द का मतलब हमेशा कम होता है। अगर थायराइड हार्मोन्स का अल्प श्रावण हो जाए, अल्प श्रावण का मतलब होता है कम बन जाए, आम भाषा में लिख लो कम बने आपके बॉडी में। और दूसरी तरफ लिख लो, अगर थायराइड हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा बनना, बोलते ना क्यों हाइपर हो रहा है, मतलब क्यों ज्यादा गुस्सा कर रहा है ना? ठीक है, तो इसका मतलब होता है ज्यादा बनना। तो अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन्स कम बने तो बीमारी, ज्यादा बने तो बीमारी। इसलिए तो बोलते हैं हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। सच्ची बात है, ज्यादा गुस्सा करोगे आयोटा फट जाएगा, नहीं तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, बीपी हाई की दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो बीपी हाई की दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? चलो पहले देखते हैं कि अगर कम बन जाती है तो कौन कौन सी बीमारी। एक बीमारी है जिसका नाम होता है क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है जड़ वामनता, जड़ वामनता, क्रेटिनिज्म। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्रेटिनिज्म बीमारी कब होती है। ये बीमारी तब होती है जब एक छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, 4-5 साल के बच्चे का शरीर है वो ग्रोविंग स्टेज में है, मतलब उस समय उसके बॉडी में बहुत सारी चीजें इंक्रीज हो रही होती है। तो उस समय उस बच्चे के अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस्ड होनी, और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स। और अगर उस समय किसी बच्चे के अंदर ये हार्मोन कम बन जाए, जिस बच्चे की उम्र 4-5 साल है, बेसिकली बीमारी ना चिल्ड्रंस में होती है, चाइल्ड में होती है, छोटे बच्चे में होती है, जो 3-4-5 साल का है। अब आप लोगों में बीमारी कम देखने को मिलेगी, है ना? तब क्या होगा,
उस बच्चे के अंदर, जिस बच्चे के अंदर ये हार्मोन सही मात्रा में नहीं बनेंगे, उस बच्चे का जो ब्रेन है ना, इसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। ब्रेन का डेवलपमेंट, विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, और ऐसे बच्चे मेंटली रिटायर्ड हो सकते हैं। मेंटली रिटायर्ड का मतलब क्या है? मानसिक तौर पे, मतलब ऐसे बच्चों का लिखने की, बोलने की, समझने की क्षमता बहुत कम रह जाती, इनकी याददाश्त में कमी आएगी, इनको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, समझ रहे हैं? इनका आईक्यू लेवल कम रह सकता है। आईक्यू लेवल आपने पढ़ा होगा क्या होता है, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा तो मेरा पढ़ाने का काम नहीं है ना, ये आप पर्सनली डेवलपमेंट की क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है? तो एक छोटा बच्चा है जिसके अंदर थायराइड हार्मोन सही निकलने चाहिए थे, लेकिन उस बच्चे के अंदर नहीं निकले किसी भी रीजन की वजह में, आयोडीन की कमी हो गई होगी, तो नहीं बन पाए, तो कम हो गए, है ना? तो उस बच्चे के अंदर उसके ब्रेन का विकास नहीं हो पाएगा, उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त जैसे जैसे बड़ा होगा तब आपको पता लगेगा, याददाश्त बहुत कमजोर है, इसका आईक्यू लेवल बहुत कम है, इसे रीजनिंग, इसे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है ना? इसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसे बताई हुई चीज भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उस बच्चे बचपन में उस बच्चे बहुत पाई थी, क्रेटिनिज्म शिकार हो गया। दूसरा, जब हाइपोसिक्रेशन होगा तो 2 नंबर पे बीमारी आएगी, गोइटर। गोइटर का मतलब, गोइटर की दोनों स्पेलिंग सही हो, TRE और TR भी सही हो। घेंगा रोग, ये हार्मोन भी, घेंगा रोग या इसे गलगंड रोग कहा जाता है ना। गोइटर रोग भी कब होता है? जब किसी बच्चे के अंदर या किसी इंसान के अंदर, अब नहीं होता है कि आजकल हम नमक वगैरह आयोडीन भरपूर खाते हैं, उस जमाने में जब आयोडीन नमक में नहीं आता था, उस समय ज्यादा होता था, हमें ज्यादा होता था। तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या होता था? घेंगा रोग हो जाता था। अब इस घेंगा रोग में क्या होता था? गले वाला पार्ट है, यही तो है थायराइड ग्रंथि। जब थायराइड ग्रंथि के पास प्रॉपर तरीके से आयोडीन नहीं पहुंच पाता था, आयोडीन की क्या हो जाती थी? कमी हो जाती थी, तो ये आयोडीन ग्रंथि है, ये फूल जाती थी, इसमें स्वेलिंग हो जाती थी, इसमें इन्फ्लामेशन, इसमें सूजन आ जाती थी, और बाहर की तरफ ऐसे निकल के आता था गले वाला, फिर इसमें पस पड़ जाता था, और फिर ये गले वाला पार्ट है इसमें अड़ जाता था, एक गलगंड का रोग, जो इंडिया में 90s के जमाने में बहुत था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। तो जब कभी किसी इंसान के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, तब ना के बराबर आयोडीन का, तो उसमें थायराइड हार्मोन्स की भी कम बनते हैं, और कम बनने से इंसान की थायराइड ग्रंथि के अंदर आ जाती है, बाहर की तरफ ऐसे लटक जाता था उसका गले का हिस्सा, और पानी भर जाता था, और फिर वो डॉक्टर को काटना ही, वो खाना पाइप से, खाना पानी से, कहते हैं गोइटर रोग। तीसरा आता है माइक्सोडेमा, ये स्पेशली लड़कियों में होता है, माइक्सोडेमा, ठीक है? ये गर्ल्स में होता है, लड़कियों में। जब लड़कियों के अंदर थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसी लड़कियों के अंदर, स्पेशली लड़कियों में ही होता है, लड़कों में ये बीमारी नहीं देखने को मिलती, ऐसी लड़कियों के अंदर एक तो क्या होगा, इन लड़कियों का अचानक से वेट गेन हो जाता है, इनका वजन बढ़ने लग जाता है। अचानक से आपकी बहन या आपकी मम्मी ठीक थी, और प्रेगनेंसी के समय या आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना, क्या हो जाता है? अचानक से उस बहन का या मम्मी का वजन बढ़ गया, शरीर में फुलावट आ जाती, गले वाला पार्ट, ये जैसे मुझे हुआ था आज से 1 डेढ़ साल पहले, थायराइड कभी भी हो सकता है, थायराइड कभी भी किसी भी समय हो सकता है ना, अब हो सकता है, प्रेगनेंसी के समय हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया यार, है ना? तो वेट गेन हो जाता है, ऐसी लड़कियों का अचानक से वजन बढ़ जाता है। और उन लड़कियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जैसे मासिक, हर महीने जो लड़कियों में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लड के थ्रू एग रिलीज होते हैं, अंडे निकल जाते हैं बाहर, ये भी क्या हो जाता है? बैलेंस हो। तो ऐसी लड़कियों को मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो पाता है, या प्रॉपर नहीं हो पाता है, का मेंस्ट्रुअल फ्लो ढंग से नहीं हो पाता है, अचानक से शरीर का वजन बढ़ जाता है, और बच्चा शरीर में फुलावट आ जाती है, माइक्सोडेमा रोग कहा जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा देखो आपके थायराइड बैलेंस हो रखे हैं, ये दवाई है, ये टाइम पे खा लेना, आपके, आप 6 महीने दवाई रेगुलर खाओगे, थायराइड हार्मोन वापस रेगुलर, और फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सही चलेगा, और धीरे धीरे आपका वापस रेगुलेट, ऐसे कुछ आपको देख,
ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर पे एक बीमारी और आती है, हाशिमाटो डिजीज। हाशिमाटो डिजीज, हाशिमाटो डिजीज भी बहुत फेमस है, यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है ये। हाशिमाटो रोग, हाशिमाटो रोग, ठीक है। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, इस बीमारी के अंदर थायराइड हार्मोन्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, मतलब ना के बराबर बनते हैं हार्मोन। भाई इनमें थोड़े बहुत बनते तो हैं लेकिन कम बनते हैं, यहाँ तो ना के बराबर बनते हैं थायराइड हार्मोन्स। और बिल्कुल भी नहीं बने ना हार्मोन, तो फिर क्या करती हैं, थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स है ना, वो अपने आप को मारने लग जाती है। अपने आप को मारना क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है ना। अपने आप को मारने लग जाती हैं और थायराइड ग्लैंड अपने आप को ही मारना शुरू कर देती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। इस बीमारी के अंदर थायराइड ग्लैंड अपने आप की आत्महत्या कर लेती, और इस कंडीशन में कोई भी दवाई दोगे वो जहर का काम करता है इंसान के साथ। इस कंडीशन में कोई भी दवाई दोगे उस इंसान को तो वो जहर का काम करता है, कोई काम नहीं करता इस बीमारी के अंदर। तो आपसे एग्जाम में कैसे, यूपीएससी के एग्जाम में ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नोन एज हाशिमाटो डिजीज, ऐसा कुछ करके सेट, तो आपको सही करना था। क्या क्या, हाँ माइक्सोडेमा कमी के कारण ही होती है बच्चा। बात समझ में आ गई मेरी बात। तो एग्जाम में आए क्रेटिनिज्म, किस बीमारी, क्रेटिनिज्म कौन से हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होता है, थायराइड। गोइटर भी किसके, थायराइड। माइक्सोडेमा भी किसके, थायराइड। हाशिमाटो डिजीज भी किसके, थायराइड ग्लैंड के। कब, जब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायराइड हार्मोन्स कम हो जाएं। ये सारे कम होने से होते हैं, और ज्यादा होने से, हाइपर सिक्रेशन से सिर्फ एक ही बीमारी होती है जिसको ग्रेव्स डिजीज कहा जाता है। इसको ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव बीमारी कहा जाता है, या ग्रेव का रोग कहा जाता है। ग्रेव का रोग, जब थायराइड हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं तो ग्रेव्स डिजीज का नाम दिया जाता है, ग्रेव डिजीज, ग्रेव रोग। इसमें क्या होता है, ऐसे लोगों का वजन कम होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है, शरीर का वजन बहुत कम रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम की 5-6 रोटी खाते हैं फिर भी वो दुबले पतले ऐसे, और कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो एक टाइम के 2 रोटी खाते हैं फिर भी ऐसे हट्टे कट्टे हैं, है ना। तो ऐसे लोग जो एक टाइम के 5-6 रोटियां खाते हैं, बोलते ना अरे यार ये कितना भी खा लेते हैं इसको लगता नहीं है, लोगों को तो हवा भी लगती है। सुना होगा आपने कभी, लड़कियां स्पेशली लड़कियां बोलती हैं। तो उन लोगों के अंदर हमेशा थायराइड हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं, और जब थायराइड हार्मोन ज्यादा रहते हैं तो उनमें वजन की कमी रहती है। और इनकी जो आंख है ना, आंख की पुतली, ये अगर बहुत ज्यादा हार्मोन्स ये ज्यादा निकल गए तो आंख की जो पुतली होती है ना वो बाहर आने लग जाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट्यूरेड आईज। पुतली बाहर आ जाती है, इस तरीके से उनकी आंखें ऐसी होती हैं, ऐसे ये पुतली बाहर, आंख का गोला ऐसा लगता है बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा आंख का गोला। और इनका बीपी हाई रहता है, जनरली इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, बीपी हाई रहता है। इसे ग्रेव्स डिजीज का नाम, इसे ग्रेव रोग का नाम दिया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, हाइपोथायरोडियम और हाइपरथायरोडियम इसे कहा जाता है। अर्चना देखो, हाइपोसिक्रेशन को हाइपोथायरोडियम, इसका मतलब क्या हो गया, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन कम हो गए। हाइपर सिक्रेशन को हाइपरथायरोडियम कहा जाता है। ठीक है अर्चना, बात सेम है। मैंने लिख दिया हाइपोसिक्रेशन, आप यहाँ लिख सकते हो हाइपोथायरॉइड। मैंने लिख दिया हाइपर सिक्रेशन, तो आप लिख सकते हो हाइपरथायरॉइड। बात यही है अर्चना, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी बात। ग्रेव्स डिजीज में आंखों की पुतली बाहर आती है, हाथ पांव इतने पतले पतले हो जाते हैं, आप बोलोगे कुपोषण का शिकार हो गया, कितना ही खाता है लगता नहीं है इसको, पतला ही रहता है हमेशा, है ना, पतला ही रहता है, और साथ में उसका बीपी हाई रहता है। और ऐसे लोगों को गुस्सा ही बहुत जल्दी आता है, पता है, आप कभी ऑब्जर्व करना इस चीज को, बीपी हाई रहते हैं उनका, गुस्सा भी उनको बहुत ज्यादा आता है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गए थायराइड हॉर्मोन्स, क्या काम करते हैं, उनके ज्यादा बनने से क्या हो जाएगा और कम बनने से क्या हो जाएगा। बीमारियों के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है, बीमारियों के नाम याद रखना जरूरी है, कौन से कम से बनती हैं, कौन सी ज्यादा से होती है।
अब बच्चा मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड से 2% में कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। 2% में यही ग्रंथि कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन भी बनाती है। और कैल्सी का मतलब कैल्शियम है भाई। अब मुझे ये बताओ, हमारे शरीर में कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है? मुझे पता है आपका आंसर क्या आएगा। आपका आंसर आएगा, बस 5 मिनट बेटा, मुझे पता है क्लास आपकी 8 बजे तक है, 5 मिनट है ना, ये आपका थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो जाए ना प्लीज। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है, आप कहोगे मैम बालों में कैल्शियम होता है, नाखूनों में होता है, मैम दांतों में होता है, मैम हड्डियों में होता है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ साथ हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। बिल्कुल होता है बच्चा। इसके साथ साथ हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। और सुनो, सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है हमारी हड्डियों को। कैल्शियम हड्डियों को रिजिड, कठोर और स्ट्रोंग बनाता है। मजबूत और कठोर बनाता है कैल्शियम हमारी हड्डियों। अब कभी किसी हड्डी के पास कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डी पतली दुबली हो जाती है। और मान लो यहां पर आपका खून है, ये आपका ब्लड है, और यहां पर आपकी एक हड्डी है। इस हड्डी के पास किसकी कमी हो गई? कैल्शियम की कमी हो गई। और कैल्शियम की कमी से हड्डियां दुबली पतली होने लग जाती है। और ये आपका खून है, यहां पे कैल्शियम पड़ा है, थोड़ा ज्यादा पड़ा है। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम कम है, हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है। तब एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा? कैल्सीटोनिन हार्मोन। और ये हार्मोन इस ज्यादा मात्रा वाले कैल्शियम को किसके पास ट्रांसफर करके आ जाएगा? अपने साथ ले जाएगा। और किसके पास? हड्डी के पास ले जाएगा। कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाना, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। अब बॉडी में कहां? तो हड्डी के पास। तो जब कभी भी आपके खून के अंदर कैल्शियम थोड़ा बहुत ज्यादा पड़ा है, किसी हड्डी के पास कैल्शियम की कमी हो गई है, तो भैया कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलेगा और वो इस एक्सेस कैल्शियम को किसके पास ट्रांसफर करेगा? इस हड्डी के पास। यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, यहाँ ले गया। लेकिन बच्चों कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, यहाँ ज्यादा हो जाता है, यहाँ कम हो जाता है। तो इसके लिए एक अलग हार्मोन निकलेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ आपकी थायराइड ग्लैंड कंप्लीट होती है। 2 मिनट में रिवीजन करवाती हूँ। थायराइड गले में होती है, बटरफ्लाई या एच आकार की होती है। T3 T4 हार्मोन 98% में निकालती हैं, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, आपके बीपी को, आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करते हैं, आपके बॉडी के टेम्परेचर को, वाटर बैलेंसिंग को, बीएमआर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और अगर ये हार्मोन कम हो जाते हैं तो बीमारी, और अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं तो बीमारी। और 2% में कैल्सीटोनिन हार्मोन निकालती है। और कैल्सीटोनिन क्या करती है? जब भी हमारे किसी हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है और खून के पास कैल्शियम ज्यादा है, तब ये हार्मोन निकलता है। नॉर्मल डेज में ये हार्मोन नहीं निकलेगा। जब यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर कम है, तभी ये हार्मोन निकलता है। और एक्सेस कैल्शियम को कहाँ पे ट्रांसफर करके आ जाएगा? उस एक्सेस कैल्शियम को ये हमारी बोन्स के पास ट्रांसफर करने का काम करता है। राइट? और इसी के साथ आपका थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला ग्रंथि कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी बड़ी। कैल्सीटोनिन हार्मोन किस फूड से मिलता है? ओफो, सारी रात रामायण पढ़ाई, सुबह उठ के पूछो गीता किसकी, सॉरी सीता किसकी बाप थी? हाँ, अभी कैल्सीटोनिन हार्मोन है, ये बाहर से नहीं खाते। कभी हार्मोन बाहर से खाते हैं क्या पवन? सुना है कभी? आज तो मैंने 1 किलो हार्मोन खाया। अरे यार, आपने तो पूरा मजा किरकिरा कर दिया क्लास का। बताओ, हार्मोन कभी बाहर से करे? मैम कैल्सीटोनिन हार्मोन के लिए क्या क्या खाना खाएं? अरे यार, हार्मोन हमारे बॉडी में बनते हैं, कभी बाहर से हार्मोन नहीं खाते उल्लू बच्चे। बाहर से हार्मोन खाओगे तो कैसे काम चलेगा? एक दूसरे के हार्मोन ही पीते रह जाओगे। ठीक है, गुलाम बेटा कंप्लीट हो चुका है। एकाइनोडर्मिटा पढ़ाया होगा मैंने, देख लो, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। ओके, मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगी, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं देख लूंगी। ठीक है गुलाम बेटा, मैं देख लूंगी, डोंट वरी, डोंट वरी। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फिलहाल तो हार्दिक पांड्या है। आपको पता है 3 दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और आप यकीन मानोगे,
जब जब मैं क्रिकेट बहुत देखती हूँ, बहुत मेरे को शौक है मतलब क्रिकेट देखने का। तो आप यकीन मानोगे हम लोग मतलब मैं अपने मामा के यहाँ, मामा यहीं रहते हैं गुड़गाँव में, तो हम सब लोग बैठे थे 8-10 लोग। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था। सब लोग ऐसे कर रहे थे कि आज तो रोहित शर्मा चलेगा, आज रोहित शर्मा बहुत छक्के चौके मारेगा। कुछ कह रहे थे कि आज तो ना विराट कोहली बहुत करेगा ये वो। मैंने कहा सिर्फ आज एक ही आदमी चलेगा, वो है हार्दिक पांड्या। और वो देखना, और फिर आज ऐसा चलेगा क्योंकि हार्दिक पांड्या को आप कभी इसके अगर आपने देखा होगा, वो बंदा जब जब खेलता है ना, खेलने आता है, वो प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता है। और मैंने ये भी कहा था बाउंड्री से जिता के लेके जाएगा, और देख लो वही हुआ। हार्दिक पांड्या बहुत बढ़िया तरीके से चला, और उसके बाद देखो छक्का मार के जिता के लेके गया। भाई अभी तो मेरा फिलहाल, मेरा ऐसा कोई स्टेबल नहीं है फेवरेट, कभी मुझे जैसा मैच होता है जिस तरीके का। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना बड़ा मैच है भाई, मैच है मतलब लास्ट 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच था लास्ट ईयर, जो इंडिया हार गई थी, तो बड़ा गुस्सा था। बहुत गुस्सा आया मुझे, 2-3 दिन तक मेरा दिमाग खराब हुआ, क्योंकि मैं इन चीजों को दिल पे ले लेती हूँ बहुत ज्यादा। तो फिलहाल मेरा हार्दिक पांड्या जी हैं, क्योंकि किस तरीके से जिता के लेके गए हैं वो। रहे हैं आप इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो उनके आगे अभी फिलहाल कुछ नहीं है ना। चलो, हमें समझ में ही नहीं आता क्रिकेट, मनीषा देखा करो। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल। और कल कौन कौन सी देखेंगे, कौन कौन सी पढ़ लेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एंड गुड इवनिंग।